हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन, राइट। यानी कि जो रिएक्शन हो रही है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी स्पीड या फिर उसका रेट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर स्टूडेंट्स हम किसी एक ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी भी एक व्हीकल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ओके कि हम एक कार की बात कर रहे हैं। अगर हम एक कार की या किसी भी एक ऑटोमोबाइल की स्पीड की बात कर रहे हैं, तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं स्पीड को? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में, ओके, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में जितना उन्होंने एक डिस्टेंस कवर किया है, वही है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं स्पीड। ठीक उसी तरीके से अगर हमको एक रिएक्शन की स्पीड या फिर रेट को अगर रिप्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है, तो किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे टाइम तो वही रहेगा स्टूडेंट्स, यूनिट टाइम आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डिस्टेंस तो कवर करती नहीं है रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में जो है कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है, तो मैं ये बोलूंगा कि चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आई अंडरस्टैंड। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। मान लेते हैं हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के साथ इसके रिएक्शन करवा रहे हैं। अभी मान लीजिए कि मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जस्ट मिलाने ही वाला हूं, यानी कि रख रहा हूं। इन दैट केस आप बताइए, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका मेरे को कितना मोल दिख रहा है? 1 मोल है, एंड 1 मोल मैंने लिया हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ओके, तो इस समय इनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है। ओके, अब देखिए अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही हमने उनको साथ में रखे एंड रिएक्शन स्टार्ट हो गई। ओके, अब देखिए वापस मैं 1 मिनट पीछे जा रहा हूं कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड भी अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अलग है। तो उस कंडीशन में क्या आपके पास कोई प्रोडक्ट है क्या? नहीं, नहीं है, क्योंकि अभी वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई ही नहीं है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0, राइट, एंड जो रिएक्टेंट है उनका कॉन्सेंट्रेशन मेरे को दिख रहा है 1 मोल एंड द 1 मोल। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब जैसे ही हमने उन दोनों को मिलाया यानी कि रखे साथ में, रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई। तो आपको क्या लगता है एकदम से पूरा कैल्शियम ऑक्साइड पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिल जाता है क्या? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन से धीरे धीरे होती है। ओके, तो अब यहाँ पे जो आपको समझना है कि धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड जो है धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगी, एंड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी खत्म होना शुरू होगी। क्यों खत्म हो गई, क्यों कम होगी? द रीजन बीइंग ये आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड यानी कि प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आपको समझना है स्टूडेंट्स वो ये है कि धीरे धीरे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होते जाएगा, एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। यानी आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होता है एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बढ़ते जाता है। ओके, हमेशा का मतलब क्या है? ऑलवेज ये एक चीज होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है एक टाइम पे आखिर क्या होगा कि आपके पास रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे एंड आपके पास ये प्रोडक्ट ही बचेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि आपको जो एक चीज समझ में आ रही है मेरे हिसाब से कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होते जाता है। ओके, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ही कम होता है एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते 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 ही जाता है। ओके, कब तक बढ़ेगा? जब तक के रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट देते जा रहे हैं, तब तक के प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, एंड जब रिएक्टेंट ही खत्म हो जाएंगे तो प्रोडक्ट फिर फाइनली जितना है उतना ही रहेगा। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है इनका कॉन्सेंट्रेशन, किसका? रिएक्टेंट का भी एंड प्रोडक्ट का भी। एंड ये जब रिएक्शन हो रही तो कुछ टाइम ले रही है, तो हम लेट कर रहे हैं कि वो यूनिट टाइम ले रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, ओके, और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो चलिए देखते हैं इसकी 2 डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रेट या फिर स्पीड है एक रिएक्शन की, ये इक्वल होती है किसके? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल।
वही डेफिनेशन है जो भी मैंने समझाया। सेकेंड डेफिनेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। वही चीज लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज हो रहा है एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इतना क्लियर है। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हमारे पास 1 मोल रिएक्टेंट है एंड हमको वहाँ पे 1 मोल रिएक्टेंट से 1 मोल प्रोडक्ट जो है बनता हुआ दिख रहा है। ओके, 1 मोल प्रोडक्ट हमको दिख रहा है बन रहा है करके। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज समझना होगा आपको। अब जब ये रिएक्शन हो रही थी, जैसे मान लीजिए मैंने कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को साथ में रखा, मैंने रख करके थोड़ी देर छोड़ दिया एंड फिर थोड़ी देर बाद देखने आया, मान लीजिए मैं 2 सेकंड बाद देखने आया क्या हाल है, रिएक्शन हो रही है। ओके, देख लिया। फिर 2 सेकंड के बाद और मतलब कि ओवरऑल 4 सेकंड के बाद फिर देखने आया। ऐसे में ऑब्जर्व बीच बीच में अगर करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, क्या समझ में आएगा, ज़्यादा क्लैरिटी आपको उसी से होगी। जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन स्टार्ट पे लगा दिया एंड एक टाइम T1, अभी टाइम T1 अपने हिसाब से आप कंफर्टेबल जोन से ले सकते हैं। ओके, आपने T1 सेकेंड बाद या T1 टाइम बाद गए, आपने देखे कि जो ये R यानी कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है एंड प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो गया है। पहले कितना था कॉन्सेंट्रेशन, R था। पहले कितना था, पहले कॉन्सेंट्रेशन था R रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन था P। लेकिन टाइम T1 के बाद इसका रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कम हो गया, तो नई वैल्यू मिली, तो उसको मैंने बोल दिया R1 एंड P1 का कॉन्सेंट्रेशन भी हमको थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया, तो वो हो गया P1। फिर मैंने थोड़ी देर बाद यानी कि T2 टाइम बाद गया, वहाँ पे देखा तो वापस से ये रिएक्टेंट जो है वो कम हो गया था, ये रिएक्टेंट जो है वो कम हो गया था। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा उस समय उसका कॉन्सेंट्रेशन मैं नई वैल्यू के लिए R2 मान रहा हूँ एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को मैं P2 मान रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हर एक टाइम इंटरवल के साथ चेंज हो रहा है। ओके, तो चेंज इन रिएक्टेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, अब हम वो देखने वाले हैं। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को लिखते हैं R1 माइनस R2। यहां पे मिसप्रिंट था स्टूडेंट्स, क्यों मैं R1 माइनस R2 ले रहा हूं, अब समझिए। जब आप रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि रिएक्टेंट सबसे पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो टाइम T1 के बाद मेरे को R1 वैल्यू मिली, उसके बाद R2 वैल्यू मिली, यानी कि R1 के समय कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था ना R2 के टाइम से। कैसे हो रहा है समझिए। देखिए, सबसे पहले रिएक्टेंट 10 किलोग्राम था, मैं थोड़ी देर बाद गया तो वो 8 किलो हो गया, फिर थोड़ी देर बाद गया तो 5 किलो हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स, गेटिंग माई पॉइंट, कि वो रिएक्टेंट जो है वो लगातार कम हो रहा है, इसलिए R1 माइनस R2 बोल रहा हूँ मैं इसको। क्लियर है ना, क्योंकि R1 जो है वो 8 किलो था, R2 जो है वो 5 किलोग्राम था। क्यों, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल लिए ना कि पहले जो है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था वो 10 किलोग्राम था, टाइम T1 पे 8 किलोग्राम था, टाइम T2 पे 5 किलोग्राम था। तो 8 माइनस 5 तो हम देखेंगे ना कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, तो वही हो जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो वही तो होगा कि चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट उल्टा बिहेवियर कर रहा था। कैसे उल्टा बिहेवियर, पहले प्रोडक्ट टाइम T1 पे कम था, टाइम T2 पे गया तो और प्रोडक्ट बढ़ गया एंड फाइनल जब पूरी रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो हमको कॉन्सेंट्रेशन उस प्रोडक्ट का और ज्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो हो जाएगा P2 माइनस P1। क्यों, क्योंकि टाइम T2 पे मेरे को ज्यादा प्रोडक्ट मिला ना, तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे T2 टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें से माइनस करेंगे टाइम T1 पे कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हमको मिल जाएगा चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब मैं बात करूँ कि टाइम कितना चेंज हुआ, तो T2 माइनस T1 कर दो। अब T1 माइनस T2 क्यों नहीं हुआ, T2 माइनस T1 क्यों हुआ, आप ही सोचिए। आपने रिएक्शन लगा दिया, आपने सबसे पहले गए T1 पे 2 सेकेंड, फिर आप गए 3 सेकेंड बाद उसके, यानी कि ओवरऑल 5 सेकेंड बाद गए। ओके, तो बड़ी वैल्यू कौन सी मिल रही है, T1 और T2। तो आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमेशा माइनस करनी पड़ेगी, तभी तो आपको चेंज मिलेगा ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम चेंज इन टाइम निकालेंगे T2 माइनस T1 से। इतना क्लियर है क्या? अगर इतना क्लियर है तो अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मूलेस की, और ये फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज आपको नई चीज समझनी होगी स्टूडेंट्स, कि जो रिएक्टेंट है
वो धीरे धीरे डिसअपियर होता है, गायब होते जाता है। गायब क्यों हो रहा है? द रीजन बीइंग ये रिएक्टेंट आपस में ज्वाइंट होकर के एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। खत्म होने का मतलब डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यही होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है तो वो किस स्पीड से कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ये निकालना होगा। उसकी स्पीड निकालनी होगी, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो किस स्पीड से खत्म हो रहा है, ये हमको निकालना होगा। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? सीधी सी बात है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है विद द टाइम अपॉन टाइम टेकन, यही फॉर्मूला होगा। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे एक चीज को समझिए। ओके, तो बेसिकली मैं ये बोल दूंगा सिंपली, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा माइनस डायल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को नेगेटिव अपॉन टाइम टेकन कितना हुआ, दैट इज चेंज इन टाइम, डायल टी जो अभी हमने निकाले थे, चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के सामने माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू खत्म होते जा रही है, डिसअपियर होते जा रही है, कम होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है, डिक्रीमेंट लगातार उसमें जारी है। तो जो चीज़ कम हो रही है उसमें हम माइनस दिखाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो बढ़ते जा रहा है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन शो करेंगे। ओके, तो अब हम देख रहे हैं जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है उसके अपीयरेंस का रेट, यानी कि उसके बनने का रेट, उसका फॉर्मेशन का रेट क्या है? तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा इंक्रीज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट पी के कॉन्सेंट्रेशन में हमको इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज देखने मिल रहा है, यही है जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, अपॉन टाइम टेकन वही रहेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के सामने पॉजिटिव साइन रहेगा, अपॉन डायल टी एज इट इज रहेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यानी कि अगर इन दोनों कंसेप्ट के बेस में आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो ये दोनों ही चीज होगी, क्योंकि जिस स्पीड से रिएक्टेंट गायब हो रहा है उसी स्पीड से आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा ना। आप सोचिए आपको प्रोडक्ट कब मिल रहा है? जब रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं तब तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ना। अब अगर रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा क्या आपको? नहीं ना। यानी कि जिस स्पीड से, जिस रेट ऑफ रिएक्शन से रिएक्टेंट जो है आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, यानी कि कम हो रहे हैं, उसी स्पीड से आपको प्रोडक्ट मिलते जाएगा। इसका मतलब इन दोनों ही फॉर्मूले को हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल, और किसके है? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन द टाइम। यही हुआ ना स्टूडेंट्स? तो अगर मैं इसको थ्योरेटिकल टर्म्स में लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल है चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है? ओके, अब लेकिन आपको एक चीज समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं। ओके, ऐसा क्यों? यू टेल मी। कभी स्पीड निगेटिव होती है क्या? आप कभी सुने हो कि कार आप चला रहे हो, कार की स्पीड -5 किलोमीटर पर आवर है? नहीं ना। तो जब स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती तो कीप इन माइंड रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव स्टूडेंट्स। ओके, लेकिन अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन में जो है हमको नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो ये नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? देन वी आर गुड टू गो। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज बात करते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉजिटिव साइन भी जो है वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है, नहीं, ये आपको दिखा रहा है कि जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो रहा है एंड विद द टाइम ये बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव साइन है। तो ये नेगेटिव साइन एंड द पॉजिटिव साइन आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का वो डिक्रीज एंड इंक्रीज हो रहा है। इट्स नॉट शोइंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, इतना क्लियर है? तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस रेट ऑफ रिएक्शन की कोई यूनिट भी होती होगी, उस यूनिट को समझते हैं। तो बेसिकली अगर मैं फॉर्मूले के बेस पे निकालने की कोशिश करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन का मेरे को यूनिट फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने फॉर्मूला देखे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इक्वल होता है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। अब कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। क्या होती है उसकी यूनिट?
मोल्स पर लीटर एंड अपॉन में क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से मैं इस फॉर्मूले से एसआई यूनिट बनाने की कोशिश करूँ ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर एंड जो टाइम है वो अपॉन में ऊपर आएगा तो पर टाइम हो जाएगा, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो ये हो गई इसकी यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स, यूनिट कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे निकाले, क्लियर है ना। लेकिन अगर यहाँ पे अब हम बात करें कि अगर मान लीजिए जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं वो गैसेस कंडीशन पे लिए हैं, कौन सी कंडीशन पे लिए हैं, गैस की कंडीशन पे लिए हैं, तो गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कभी भी मेजर किया जाता है पार्शियल प्रेशर या प्रेशर बोल सकते हैं सिंपली, ओके। एंड प्रेशर को मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक यूनिट के साथ, यानी कि एटीएम के साथ, राइट, एटमॉस्फेयर, है ना। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, जो यूनिट हो जाएगी एटीएम, ओके, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम तो रहेगा ना। तो यहाँ पे जो अगर गैस ले रहे हैं तो आपको एटीएम पर सेकेंड लिखना है। तो इस तरीके से आप सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन को समझ गए होंगे एंड किस तरीके से उसकी यूनिट को निकाला जाता है ये भी समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।